नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति फिलहाल बन चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार उन्हें आज ही शपथ दिलाई जाएगी। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई महिला प्रधानमंत्री का पद संभालती नजर आएंगी। राष्ट्रपति रामचंद्रन पौडेल ने नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक सहमति बनाने हेतु पार्टी नेताओं से भी परामर्श किया था। वहीं संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख वही बन सकता है जो संसद का सदस्य हो, लेकिन बाधा और कुफुकाओ व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति की विशेष शक्ति का उपयोग कर सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया। आपको बता दें, सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। उन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पढ़ाई की है और साल 2016 से 17 तक सुप्रीम कोर्ट की बागडोर उन्होंने संभाली थी। इस बीच नेपाल में हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के कारण शुक्रवार तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। तो वह राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में सेना तैनात की गई। हिंसा में अब तक 36 लोगों की मौत और लगभग 1800 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 7000 कैदी जेल से फरार हो गए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, ऐसे में अगर देखें तो सुशीला कार्की के नाम को एक बार फिर से आगे रखा गया है। परसों से खबर आ रही थी कि सुशीला कार्की के हाथों में जो है बागडोर नेपाल की थमाई जाएगी। वहीं तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में कल खबर आती है कि सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में नाम रखा जाता है, वापस लिया जाता है और एक बार फिर से उसी नाम पर संतुष्टि जताई जाती है। क्या कुछ कारण हो सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है, सुशीला कार्की का नाम आगे आया, इससे पहले उन्होंने वर्चुअल वोटिंग करवाया था जो युवक थे जी वाले, तो उस वोटिंग में सुशीला कार्की के पक्ष में ज्यादा वोटिंग हुआ था, लेकिन उसका विरोध करने वाले भी थे। तो विरोध के कारण 2 थे। एक तो देखिए ये था कि जो मिलिट्री कंटोनमेंट है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, वहां से कोऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए एक्टिविटीज, राष्ट्रपति भवन से होनी चाहिए। दूसरा यह है कि इसका एक सामाजिक कारण है, उस पर ज्यादा हमने बातचीत नहीं की है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में एक विशेष वर्ग है जिसको खस आर्य कहते हैं, उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं और लंबे समय से इन्हीं का नेपाल के समाज में डोमिनेशन रहा है, जो लगभग 28% के करीब रहा है। और बाकी जो बहुजन समाज, जिसको हम भारतीय संदर्भ में कहें, तो वो डिप्राइव रहा है। तो ये जो JNG वाले हैं, ये एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक आइडियल है इनके दिमाग में। इसलिए सुशीला कार्की हैं, वो खस आर्य समुदाय से आते हैं, तो बहुत से डिफरेंसेस इसमें जो थे, शुरू में तो सब एक साथ थे एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए, लेकिन अब बहुत से डिफरेंसेस हैं। और देखिए, जो खस आर्य है वो केवल जाति नहीं है, हम केवल जाति के आधार पे नहीं देखें, ये एक आइडियोलॉजी है, एक दृष्टिकोण है जिसको ब्राह्मणिक दृष्टिकोण कहते हैं। ये बहुत से विद्वानों ने आर्टिकुलेट किया है। तो अब जो ब्राह्मणिक जो दृष्टिकोण है, जो आइडियोलॉजी है, वो पूरी दुनिया में भी असर कर रही है, तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में हो रहा है। तो ये जो लोग हैं JNG वाले, ये दुनिया से वेल कनेक्टेड हैं, ये अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि नेपाल में अगर वही खस आर्यों का डोमिनेशन रहा तो नेपाल में फिर राजनीतिक संकट रहेगा। इसलिए कुछ उसके सदस्य हैं जो JNG के हैं, वो इससे सहमत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली सहमति बन जाएगी और जो पूरा ग्रुप होगा, जो टीम बनेगी, उस टीम में बहुत से ऐसे लोगों को लिया जाएगा जो खस आर्य समुदाय से न हो और उनका जो परंपरागत राजनीतिक दल है उनसे ज्यादा संबंध न हो, ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन एक समस्या इसमें यह आ सकती है कि जो जिनका राजनीतिक अनुभव नहीं है और उनको अगर सुशीला कार्की ने अपनी टीम में ले लिया तो बिना राजनीतिक अनुभव के किसी भी समाज को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो अब विवाद का मुद्दा ये होगा कि गैर राजनीतिक लोगों को लिया जाए और राजनीतिक लोगों को लिया जाए तो कितनों को लिया जाए, किस रूप में उनको भूमिकाएं दी जाए। तो अभी ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, वर्कआउट होनी है। तो इसमें आर्मी चीफ
और राष्ट्रपति और ये जो जैन जी के ग्रुप है, ये सब मिलके तय करेंगे कि किस दिशा में नेपाल को ले जाना है। क्योंकि देखिए स्थिति बहुत जल्दी कंट्रोल में हो गई, हम इतना जल्दी कंट्रोल मान के नहीं चल रहे थे। इसका अर्थ यह है कि जैन जी वाले हैं वो हिंसा नहीं फैलाने चाहते थे, जो हिंसा फैलाई है वो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट या जो राजनीति में राइवल थे एक दूसरे के, उन्होंने इसका फायदा उठाया है जैन जी के आंदोलन का। तो मुझे लगता है कि जैन जी है वो ज्यादा आर्टिकुलेटेड है, समाज के बारे में उनका दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और देखिए अनुभव के बिना शासन चलाना, व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होता है। आप बदल तो सकते हैं व्यवस्था, आप में एनर्जी है, आपका दृष्टिकोण है, लेकिन चलाना मुश्किल होता है। तो अब अनुभवी लोगों को किस रूप में वो अकोमोडेट करते हैं टीम में, ये अभी देखने की बात है। जी बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर साहब अगर बात करें तो सुशीला कार्की के नाम पर जब सहमति बनी है तो विपक्ष में जो पार्टियां थी या फिर नेपाल के विपक्ष की हम बात करें तो उनका किस तरीके से रुख हम लेकर चले और किस तरीके का उनका रुख आगे जब बागडोर संभालती सुशीला कार्की नजर आएंगी देश की, तब किस तरीके से उनका रोल जो है वो उभर कर सामने आ सकता है? देखिए जो जैन जी के युवक हैं उन बच्चों की तो पूरी राजनीति के अगेंस्ट में बहुत बड़ा आक्रोश था, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे रूलिंग के हो। और वो जो आक्रोश था उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। वो किसी भी विरोधी दलों के भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन कुछ विरोधी दलों ने उनके आंदोलन का लेटर स्टेज पे समर्थन किया है। तो हो सकता है उनमें से कुछ विरोधी दलों को अकोमोडेट करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैन जी के जो सदस्य हैं वो किसी भी परंपरागत राजनीतिज्ञ को विशेष भूमिका में आते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि वो नेपाल की पूरी राजनीति का ओवरहोलिंग करना चाहते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो वो आसानी से जो परंपरागत राजनीतिक दल है, चाहे वो शासक दल में हो या विरोधी दल में हो, उनको वो स्वीकार नहीं करेंगे आसानी से। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाए, जो नीचे के कैडर के लोग हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उसको तो मुझे नहीं लगता कि वो अकोमोडेट करने के लिए सहमत होंगे। क्योंकि अभी भी जो जैन जी है उसमें एक आदर्श समाज की परिकल्पना है। वो एक अलग तरीके का नेपाल का समाज चाहते हैं जिसमें भेदभाव नहीं हो, एक विकसित समाज की तरह से हो। क्योंकि नेपाल का डायस्पोरा बहुत है, बाहर लोग बहुत रहते हैं, और ये जो जैन जी है उनसे वेल कनेक्टेड है। तो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसे विकास कर रही है, उन सब चीजों का इनको ज्ञान है, इतनी अवेयरनेस है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो परंपरागत राजनीति है उससे हटके ये राजनीति चाहते हैं, और उसमें विरोधी दलों को कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी, मुझे उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अहम जानकारियों को हमारे दर्शकों का साझा करने के लिए।